नमस्कार दोस्तों। तो आपको तो पता ही होगा कि रेहा चक्रवर्ती का जो पूरा मामला है ये नेशनल ना होकर ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है और कुछ दिन में तो ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे प्लेनेट पे भी ये न्यूज़ छा जाएंगे। लेकिन हम अपने वीडियो में यहाँ पर इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारा मकसद है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस कस्टडी है और जुडिशियल कस्टडी है, इन दोनों के बारे में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये जानना। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर ट्यूसडे को रेहा चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है 14 डे के कस्टडी के लिए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी हुआ है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इसमें अंतर क्या है। काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये जान लीजिए कि रेहा चक्रवर्ती को ट्यूसडे को अरेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, NCB के द्वारा। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन यहां पर बेसिकली क्या किया गया, NCB ने उनसे काफ़ी सारी पूछताछ की। आप देख ही रहे होंगे कि डे बाय डे वो जा रही थी और उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो फाइनली यहाँ पर NCB ने क्या किया कि इनको कोर्ट के सामने पेश किया और यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी दिया गया है, रिमांड किया गया है रेहा चक्रवर्ती को। तो यहाँ पर इसके बारे में हम जाने उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट का मतलब क्या है और प्रोसीजर क्या क्या है हमारे कानून के अंदर। तो देखिए, जो अरेस्ट का पूरा मामला है ये गवर्न किया जाता है बाई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के द्वारा, जो कि 1973 में आया था। राइट। तो यहां पर उसको रिफॉर्म किया गया। वैसे तो ये ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन 1973 में यहां पर काफी सारे चेंज करके इसको एक पर्टिकुलर कानून में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके थ्रू यहां पर अरेस्ट को गवर्न किया जाता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे CRPC के अंदर चैप्टर 5 है, वहां पर कई सारे सेक्शंस हैं। तो यहां पर 41 सेक्शन से इसके बारे में बताया गया है। तो अरेस्ट का बेसिक मतलब ये होता है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है अरेस्ट करने का वो ये होता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके मूवमेंट पर पाबंदी लगा देना। मतलब वो इधर उधर ना जा सके, कुछ ऐसी चीजें ना कर सके, इसके लिए यहां पर उसको अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट कौन करता है? जो पुलिस ऑफिसर है या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो इस केस में यहां पर जो रेहा चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है वो कौन है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये है आपकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और अरेस्ट करने का, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, इसके कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि जो कोई पर्सन है यहां पर ऑफेंस किया है, वो कोई और ज्यादा ऑफेंस ना कर दे, या फिर कोई एविडेंस है उसके साथ टैंपरिंग ना कर दे, छेड़छाड़ ना कर दे, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अरेस्ट किया जाता है, या फिर फैक्ट्स वगैरह और भी कई सारी चीजें होती हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर अरेस्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि कब तक अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा सेक्शन 57 ऑफ CRPC। यहां पर बताया जाता है कि किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। क्योंकि आप समझिए पहले क्या होता था, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। पहले ये होता था कि पुलिस के अंडर अगर आप आते हो, अरेस्ट होते हो, तो बहुत ज्यादा टॉर्चर हो सकता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। इसको देखते हुए जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया गया है कि 24 आवर्स के अंदर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब जुडिशरी के सामने एक तरह से प्रेजेंट करना होगा। इनफैक्ट हमारे संविधान में भी इसके बारे में आर्टिकल 22 में मेंशन है। मतलब कि जो प्रोटेक्शन दिया जाता है अरेस्टेड पर्सन को, वो आपका आर्टिकल 22 के अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अरेस्ट वाली सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि अरेस्ट करने के बाद दो तरह की कस्टडी होती है। एक होता है आपका पुलिस कस्टडी, दूसरा होता है जुडिशियल कस्टडी। तो इसको मैं अगर आपको एक लाइन में समझाऊं इन दोनों में डिफरेंस, तो सिंपल सा डिफरेंस ये होता है, पुलिस कस्टडी का ये मतलब है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है और वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा जाता है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके लॉकअप में रखा जाता है, तो उसको हम कहेंगे पुलिस कस्टडी। जैसे कि पुलिस स्टेशन वगैरह आप देखते होंगे अपने आसपास, वहां पर जब रखा जाता है तो इसको पुलिस कस्टडी कहते हैं। और जब किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट यहां पर कहता है अरेस्ट के लिए, उसके कस्टडी में जब रहता है मजिस्ट्रेट के अंदर, मतलब कि जब जुडिशरी फैसला सुनाती है, तब यहां पर उसको कहा जाता है जुडिशियल कस्टडी। तो ये आपका जुडिशियल कस्टडी होता है। इसको मैं आपको और थोड़ा सा डीप में समझाता हूं। देखिए, यहां पर किसी पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया और
अरेस्ट किया 24 आवर्स के अंदर अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया, मतलब पूछताछ हुआ अगर नहीं कर पाया 24 आवर्स के अंदर, तो यहां पर पुलिस क्या करेगी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो क्या करेगी, उसको कोर्ट के सामने पेश करना होगा। जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, जुडिशरी होता है, उसके सामने पेश करना होगा। अब यहां पर कोर्ट क्या कर सकती है कि इजाजत दे सकती है 15 दिन की और कस्टडी के लिए। मतलब कि अभी भी वो जो पर्सन है वो किसके कस्टडी में है, वो आपका पुलिस कस्टडी में है, तो उसको पुलिस कस्टडी ही कहेंगे। मतलब कि यहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या कर रहा है, वो बेसिकली यहां पर पुलिस को इजाजत दे रहा है कि आप और 15 दिन तक इस पर्सन को अपने कस्टडी में रख सकते हो और उससे पूछताछ कर सकते हो। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सपोज यहां पर 15 दिन में भी पूछताछ खत्म नहीं हुई, यहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, तो 15 दिन बीत जाने के बाद तब हम उसको क्या कहेंगे। देखिए 15 दिन के बाद वापस से पुलिस को क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्या करना होगा, वापस से कोर्ट के सामने पेश करना होगा। अब यहां पर जो पुलिस है वो एक तरह से दरख्वास्त करती है जुडिशरी से कि हमें और इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हम और कस्टडी में रखना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा 15 दिन के बाद यहां पर जब कस्टडी में लाया जाता है तो उसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। मतलब कि यहां पर जुडिशरी फैसला सुनाती है कि ठीक है आप इसको अब जेल के अंदर रख सकते हो। अब ये जेल कौन से होते हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रिजन हो गया, स्टेट प्रिजन हो गया, इस तरह के जो जेल्स होते हैं यहां पर जुडिशियल कस्टडी के तहत उनको रखा जाता है। तो ये होता है आपका जुडिशियल कस्टडी। मतलब ये हुआ कि उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर यहां पर उसको जो है रखा जा रहा है। अब यहां पर और भी कई सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कोई पर्सन जब पुलिस कस्टडी के अंदर ही रहता है तब यहां पर पुलिस जो अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो यहां पर जैसे चाहे जिस तरह से चाहे यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, इंटरोगेट कर सकती है पर्सन को, ठीक है। लेकिन जब कोई पर्सन जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, जेल के अंदर चला जाता है, तब यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको यहां पर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है पूछताछ के लिए। तब वो कोर्ट से परमिशन लेते हैं, तब जाकर वो जेल में जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो ये एक और डिफरेंस होता है। दूसरा एक और चीज याद रखिएगा, जब भी पुलिस किसी पर्सन को अपने कस्टडी में लेती है, जैसे पुलिस कस्टडी जब होता है, तो जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके पास कई सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि वो अपने लीगल काउंसिल से कंसल्ट कर सकती है, उसको बुला सकती है, उसको इजाजत होती है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए किस वजह से यहां पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस कस्टडी के मामले में। और जहां तक जुडिशियल कस्टडी का सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो यहां पर खुद मजिस्ट्रेट फैसला सुना रहे हैं। तो यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपका प्रिजन मैनुअल के हिसाब से चलता है। मतलब कि जिस भी प्रिजन में वो पर्सन जा रहा है वहां पर उसका जो रूल बुक है उसके हिसाब से चीजें गवर्न की जाती हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो याद रखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, रेहा चक्रवर्ती के मामले में उसको डायरेक्टली किधर भेज दिया गया है, डायरेक्टली उसको भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। मतलब वो मजिस्ट्रेट के फैसले से डायरेक्टली वो अब जेल में जाएगी। मतलब कि जो 15 दिन का पुलिस कस्टडी होता है उसके अंदर उसको नहीं रखा गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में जाने से पहले एक और आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब कोई पर्सन जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है उसके बाद क्या होता है। देखिए यहां पर मैं आपको फर्दर चीजें बता देता हूं। यहां पर बेसिकली क्या होता है, विद इन 90 डेज, मतलब जैसे ही वो जुडिशियल कस्टडी में गया तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको चार्जशीट बनानी होती है। चार्जशीट का मतलब बेसिकली होता है उसने क्या क्या क्राइम किया, मतलब एक तरह से चार्जेस फ्रेम करना उसके बारे में, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है यूजुअली कि जो जुडिशरी है 90 डेज के बाद यहां पर उस पर्सन को बेल ग्रांट कर देती है, मतलब बेल दे देती है नॉर्मल मामलों में। लेकिन कई सारे हीनियस क्राइम्स होते हैं जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, उस मामले में जुडिशरी क्या करती है, उनको यहां पर बेल नहीं देती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहां पर अगर बेल दे दिया जाएगा तो पर्सन भाग सकता है। तो जो हीनियस क्राइम के मामले में बेल नहीं दिया जाता है। अब यहां पर आप याद कीजिएगा पिछले साल का मामला, जो पी चिदम्बरम का मामला था, काफी लंबे समय तक पी चिदम्बरम जेल में रहे थे, तो वो यही वाला मामला था। 90 दिन तक भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद से यहां पर जुडिशरी ने फाइनली उनको बेल दे दी थी, क्योंकि वो हीनियस क्राइम नहीं था, वो तो सिविल या फिर आप बाकी मैटर्स कह सकते हो, राइट। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। और जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अरेस्ट किया गया है मैंने आपको बताया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया है। इसको फॉर्म किया गया था 1986 में, और यहां पर एम्प्लॉइज आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस समय होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, तो इनके अंडर ये एनसीबी आता है। दूसरा इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, तो इसको गवर्न किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि इस समय राकेश अस्थाना जी हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी, इसके बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप स्टडी
IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।